एक, बीमा का इतिहास। ईसा पूर्व 3000 वर्ष से ही बीमा किसी न किसी रूप में मान रहा है। 2, वर्तमान में प्रचलित आधुनिक वाणिज्यिक बीमा कारोबार की शुरुआत के संकेत लंदन के लॉर्ड कॉफी हाउस में ढूंढे जा सकते हैं। 3, वर्ष 1706 में लंदन में शुरू की गई एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस ही विश्व की सर्वप्रथम जीवन बीमा कंपनी मानी जाती है। 4, भारत। आधुनिक बीमा की शुरुआत लगभग 18वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुई। इस दौरान विदेशी बीमाकर्ताओं की एजेंसियों ने मरीन बीमा समुद्री बीमा कारोबार की शुरुआत की। 5, द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत में स्थापित की जाने वाली पहली इंग्लिश जीवन बीमा कंपनी की थी। 6, ट्रिटन बीमा कंपनी लिमिटेड भारत में स्थापित पहली गैर जीवन बीमा कंपनी। 7, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड पहली भारतीय बीमा कंपनी। इसका गठन वर्ष 1870 में मुंबई में हुआ था। 8, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की सर्वाधिक पुरानी बीमा कंपनी। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी और इसका कारोबार आज भी निरंतर चल रहा है। 9, महत्वपूर्ण वर्ष 1912 में बीमा कारोबार को नियंत्रण करने हेतु जीवन बीमा कंपनी अधिनियम एवं भविष्य निधि अधिनियम पारित किए गए। जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 के तहत यह अनिवार्य किया गया कि प्रीमियम दर की सारणी तथा कंपनियों के सामयिक मूल्यांकन का प्रमाणीकरण बीमांकक एक्चुअरी द्वारा किया जाए। 10, बीमा अधिनियम 1938 पहला ऐसा कानून था जिसे भारत में बीमा कंपनियों के संचालन को नियंत्रण करने हेतु बनाया गया था। 11, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई। 12, उस समय भारत में 170 कंपनियां एवं 75 भविष्य निधि समितियां जीवन बीमा कारोबार में शामिल थीं। 13, वर्ष 1956 से वर्ष 1999 तक भारत में जीवन बीमा कारोबार का एकमात्र अधिकार LIC को ही प्राप्त था। 14, गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। वर्ष 1972 में साधारण बीमा कारोबार जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट GIBNA राष्ट्रीयकरण अधिनियम के लागू करने के साथ ही गैर जीवन बीमा कारोबार को भी राष्ट्रीयकृत किया गया एवं भारतीय साधारण बीमा निगम GIC तथा इसकी 4 सहायक कंपनियों की स्थापना की गई। 15, GIC की 4 सहायक कंपनियों की स्थापना पर उस समय भारत में गैर जीवन बीमा कारोबार कर रही 106 कंपनियों का उनमें विलय कर दिया गया। 16, मल्होत्रा समिति एवं IRDA उद्योग के विकास के लिए परिवर्तन की खोज एवं सिफारिश और साथ ही प्रतिस्पर्धा की पुनः शुरुआत हेतु वर्ष 1993 में मल्होत्रा समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1994 में प्रस्तुत की। 17, वर्ष 1997 में बीमा विनियामक प्राधिकरण IRA की स्थापना की गई। 18, वर्ष 1999 में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम IRDA के पारित किए जाने के बाद अप्रैल 2000 में जीवन एवं गैर जीवन दोनों ही बीमा उद्योग की सांविधिक नियामक निकाय के रूप में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना की गई। 19, 2014 में जारी किए गए अध्यादेश के तहत कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं जो भारत में बीमा कंपनियों की परिभाषा और गठन को नियंत्रित करने से संबंधित हैं। 20, वर्तमान जीवन बीमा उद्योग। इस समय वर्तमान में भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां परिचालनरत हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है। 21, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है। 22, निजी क्षेत्र में 23 जीवन बीमा कंपनियां हैं। 23, भारत सरकार के अधीन डाक विभाग भी डाक जीवन बीमा के जरिए जीवन बीमा कारोबार कर रहा है, परंतु ये नियामक के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। 24,
बीमा किस प्रकार कार्य करता है? सर्वप्रथम, परिसंपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आर्थिक मूल्य विद्यमान हो। 25। ये परिसंपत्तियां ए वस्तुगत फिजिकल हो सकती है, जैसे गाड़ी अथवा भवन, या बी व्यक्तिपरक नॉन फिजिकल हो सकती है, जैसे नाम या रणनीति गुडविल, या सी व्यक्तिगत पर्सनल हो सकते हैं, जैसे किसी की आंख, हाथ पैर एवं शरीर के अन्य अंग। 26। किसी निश्चित घटना घटित होने से संपत्ति का मूल्य नष्ट हो सकता है। हानि की इस संभावित स्थिति को जोखिम रिस्क कहते हैं। जोखिम भरी घटना के कारण को आपदा पेरिल कहते हैं। 27। एक सिद्धांत जिसे पूलिंग धनराशि एक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके तहत विभिन्न व्यक्तियों से वैयक्तिक अंशदान, जिसे प्रीमियम कहते हैं, एकत्रित किया जाता है। इन व्यक्तियों के पास एक जैसी संपत्ति जिनमें एक जैसी जोखिम की संभावना होती है। 28। आपदा के कारण कुछ लोगों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु इस सामूहिक निधि का प्रयोग किया जाता है। 29। निधि फंड एकत्रित पूलिंग करना एवं कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों की क्षतिपूर्ति करने की प्रक्रिया एक संस्था द्वारा की जाती है, जिसे बीमाकर्ता कहते हैं। 30। बीमाकर्ता प्रत्येक व्यक्ति जो इस योजना में भाग लेना चाहता है के साथ बीमा अनुबंध करता है। ऐसे सहभागी को बीमित कहते हैं। 31। बीमा बोझ हल्का करता है। जोखिम के बोझ का आशय किसी परिस्थिति घटना के घटने के परिणामस्वरूप सहन की जाने वाली लागत, हानि एवं विकलांगताओं से है। 32। जोखिम बोझ व्यक्ति दो प्रकार के जोखिम के बोझ को ढोता है, महत्वपूर्ण एवं कम महत्वपूर्ण गौण। ए जोखिम का महत्वपूर्ण बोझ जोखिम के महत्वपूर्ण बोझ में ऐसी हानियों को शामिल किया जाता है जिन्हें शुद्ध जोखिम घटनाओं के फलस्वरूप वास्तविक रूप में परिवार एवं कारोबारी यूनिटों द्वारा सहन किया जाता है। बी जोखिम का कम महत्वपूर्ण बोझ मान ले कि कोई घटना नहीं घटी एवं किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। क्या इसका यह अर्थ है कि जिनके समक्ष आपदा की संभावना है उन्हें किसी प्रकार का बोझ नहीं है? इसका जवाब यह है कि महत्वपूर्ण बोझ के साथ साथ व्यक्ति जोखिम के कम महत्वपूर्ण बोझ के भी वहन करता है। 33। जोखिम से बचाव हानि की स्थिति से बचते हुए जोखिम को नियंत्रित करना ही जोखिम से बचाव कहा जाता है। परंतु जोखिम से बचाव जोखिम संभालने का नकारात्मक उपाय है। 34। जोखिम अपने पास रखना रिस्क रिटेंशन व्यक्ति जोखिम के प्रभाव को संभालने करने की कोशिश करता है एवं स्वयं ही जोखिम तथा उसके प्रभाव को सहने का निर्णय लेता है। ये स्व बीमा सेल्फ इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। 35। घटना के अवसर को कम करने के लिए उठाए गए उपायों को हानि रोकथाम लॉस प्रिवेंशन कहते हैं। हानि की मात्रा को कम करने के उपायों को हानि कम करना लॉस रिडक्शन कहते हैं। 36। बीमा जोखिम को किसी और को दे देने का एक मुख्य स्वरूप है और यह बीमा क्षतिपूर्ति के जरिए अनिश्चितता को निश्चितता में बदलने की अनुमति प्रदान करता है। 37। बीमा चयन से पूर्व ध्यान दी जाने वाली बातें। ए थोड़े के लिए बहुत ज्यादा जोखिम न लें। बी हानि सह सकने की सामर्थ्य से ज्यादा जोखिम न लें। सी जोखिम के संभावित परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक सोचें। 38। बीमा व्यवस्था में निम्नलिखित जैसे तत्व शामिल हैं। ए संपत्ति, बी जोखिम, सी आपदा, डी अनुबंध। ए बीमाकर्ता एवं एफ बीमित। 39। जब एक जैसी संपत्ति या परिसंपत्तियों के मालिक जो एक जैसी जोखिम वहन करते हैं निधि फंड के सामूहिक पूल में अपना अपना अंश देते हैं तो उसे पूलिंग कहते हैं।